अर्णव रू से अरुण के हालत के बारे में पूछता है, लेकिन रू ये कह के बात को टाल देती है कि वो अरुण के ठीक होने पे ही उसको सब कुछ बताएगी। उसके बाद अर्णव भी रू से कुछ नहीं पूछता और वो अमन, सिद्धार्थ और निया के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों चित्तौड़गढ़ के किले में घूमने गए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वधानिक विरासत कार्य देखे हैं, जो कि अभी भी स्थायी गायकों के द्वारा ही गाए जाते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। ये किला जौहर की वजह से भी फेमस है। पहला जौहर राणा रत्न सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी रघुवंशी के नेतृत्व जौहर किया गया। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 ईस्वी में हुआ। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के समय में 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। निया घूम घूम के अमन और सिद्धार्थ को किले के बारे में सब कुछ बता रही थी। अमन तो ध्यान से सुन रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की नज़र तो उस पे अटकी हुई थी। वो कभी उसके हिलते होठों को देखता, तो कभी उसकी खुली कमर को, कभी उसकी मटकती आंखों को, तो कभी उसके लहराते बालों को। निया तो बस अपनी ही धुन में बस बोले जा रही थी। उसका सिद्धार्थ की ओर कोई ध्यान ही नहीं था। लेकिन अमन को सिद्धार्थ की हालत बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही थी। वो उसके पास जाके धीरे से उसके कान में बोलता है, भाई वो तेरी उन यूएस की लड़कियों जैसी नहीं है कि लुक्स पे ही फ्लैट हो जाए। ऐसे राल मत टपका उसको देख के। अगर उसको पता चल गया ना, तो इसी किले में दौड़ा दौड़ा के तुझे मारेगी, समझा? सिद्धार्थ उसकी बात सुन के अपनी आंखों को गोल गोल घुमा के बोलता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अमन उसकी बात सुन के बोलता है, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, और ये बात भूल कि वो कौन है और तू कौन है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ, उसमें ना तो मेरी कोई गलती थी और ना ही इस लड़की की। जिसकी गलती थी उसकी सज़ा की शुरुआत हो चुकी है और उसे भी सज़ा मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। इसकी फैमिली के कर्मों की सज़ा इसको तो नहीं दे सकते, वो तो गलत होगा ना। और अब तू अपनी ये फटफटी बंद कर, मैं जा रहा हूँ उसके पीछे। अमन उसकी बात सुन के हल्का स्माइल करता है और अपने मन में बोलता है, ये नहीं सुधर सकता, और खुद भी उसके पीछे हो लेता है। निया उन्हें जौहर वाली जगह दिखा के बोलती है, ये जौहर की जगह है जहाँ रानियाँ बुरे लोगों से बचने के लिए खुद को और अपनी प्रजा की सारी औरतों के साथ आग में समा जाती थी। सिद्धार्थ निया की बात सुन के बोलता है, निया जी, उस टाइम पे तो राजा की कितनी सारी शादियाँ करते थे।
मेरा मतलब है कि अगर वो खुद को किसी और के साथ बात कर सकती थी तो बिना इस बात की फिक्र किए कि उनकी वाइफ को कैसा फील होता होगा, तो फिर रानियों के साथ ऐसा क्यों? उन्हें इतना बलिदान देना क्यों पड़ता था? मेरा मतलब है उनके भी तो कुछ हक होने चाहिए थे ना। आपको नहीं लगता कि उनके साथ गलत होता था? क्यों करती थी वो ये जौहर? निया सिद्धार्थ की बात सुन के कुछ देर सोचती है और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, मिस्टर ओबरॉय, शायद आज तक आप उन लड़कियों से मिलते हैं जो अपने लिए पार्टनर कपड़ों की तरह चेंज करती हैं, लेकिन आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हम लड़कियों के लिए हमारी इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम हमारी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान को दिल से खुद को सौंपते हैं। उसमें कोई अगर गंदी नज़र डालेगा तो हम खुद को ही ख़त्म कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते, वो रानियाँ भी लड़ सकती थी, लेकिन उस गंदे इंसान से हम लड़ें, उसके मुंह लगें, इतनी उसकी औकात नहीं। इसलिए वो रानियाँ खुद को खटक कर लेती थी, ये सोच के कि उसकी गंदी नज़र भी हम पे नहीं पड़नी चाहिए। रही बात राजाओं की एक से ज़्यादा शादी करने की, तो उन रानियों की हिम्मत होती थी, वो इतनी मजबूर होती थी कि कोई भी उन्हें तोड़ न पाए। इसलिए तो वो अपने पतियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी रहती थी। निया की बात सुन के सिद्धार्थ तो स्पीचलेस हो चुका था। उसको निया की बात ज़्यादा समझ में तो नहीं आई थी, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझ आया कि लड़कियों की ही मर्जी होती थी, तभी तो उनके पति एक से ज़्यादा शादी कर पाते थे। वरना हमारे अंदर हिम्मत तो इतनी है कि जिस दिन सामने वाला हमें धोखा देने की कोशिश करे, उसी दिन उसको जला के स्वाहा कर दे। निया आगे बढ़ जाती है और उसके साथ ही सिद्धार्थ और अमन भी। सिद्धार्थ अपने मन में सोचता है, बेटा सिद्धार्थ, बहुत मेहनत लगने वाली है इसको पटाने में। रू और अर्णव भी किले में आ चुके थे। रू तो खुशी से पूरे किले में घूमती हुई जा रही थी, लेकिन अर्णव के फेस पे 12 बजे हुए थे, क्योंकि उसे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो अरुण के लिए हाँ बोल के फंस गया बेचारा। उसे ये सब सिर्फ टाइम पास ही लगता था। वहीं दिल्ली में विनाश सिंह पार्टी की फुटेज को देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि पूरी फुटेज में अच सिर्फ एक ही जगह अपनी नज़रें गड़ाए बैठा था और ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। कुछ देर में उसकी नज़रों का निशाना यानी कि रूह वहाँ से उठकर वॉशरूम की ओर चली जाती है और अच भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चल देता है। उसके बाद की फुटेज विनाश सिंह नहीं देखता, क्योंकि वो अपने बेटे को अच्छे से जानता था, क्योंकि रूह को देख के कोई भी होश खो दे, और ये तो उसका ठरकी बेटा था। विनाश अपने सेक्रेटरी को रूह की सारी इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है और सेक्रेटरी भी ओके सर बोल के काम में लग जाता है। वहीं किले में एक इंसान को छोड़ के बाकी सब एंजॉय करने में लगे थे, क्योंकि अर्णव को तो चिढ़ मची हुई थी। उसका तो बस चलता तो उन चारों को वहीं छोड़ के वापस हवेली पर चला जाता। उसकी चिढ़ देख के रूह का उसको और परेशान करने का मन करता है। वो नियत से बोलती है, दी आपको पता है कुछ लोग इतने सड़ियर होते हैं कि पूछो ही मत। उन्हें एंजॉय करने का तो पता ही नहीं होता। जब देखो तब जिराफ की तरह मुंह उठाए ही घूमते हैं, मानो थोड़ा भी झुके तो उनकी इज्जत को कोई रंग लगा के भाग जाएगा। अर्णव को उसका टोन अच्छे से समझ में आ रहा था,
क्योंकि वो बोल भले ही नियत से रही थी, लेकिन देख तो उसकी ओर ही रही थी। अर्नव रूह को कुछ जवाब देने वाला होता है कि उसके फ़ोन पर कुछ मैसेज आता है और वो वहाँ से दूसरी ओर जाने लगता है। रूह को लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया और नाराज होकर गया हो, इसलिए वो सबको बोलकर उसे मनाने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब अर्नव 6000 इंच का इंसान और रूह उससे आधा भी नहीं। वो अपने लंबे लंबे कदमों के साथ बहुत दूर निकल चुका था। कुछ ही पलों में बेचारी रूह उसके पीछे भागते हुए जा रही थी। वो नजरें उठा के देखती है और फिर अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोलती है, अरे दया रे, ये जिराफ आदमी कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। भाग रूह भाग, जल्दी इसके पीछे। कहीं ऐसा ना हो कि 1 मिनट बाद उसकी वो घूरती हुई आवाज़ आए, मैं तुम्हारे भाई का इलाज नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की है। रूह अर्नव को इधर उधर किले में ढूंढने लगती है, लेकिन अर्नव तो अपने फ़ोन में घुसा हुआ किसी को मैसेज करने पे तुला हुआ था। उसको नहीं पता था कि एक छोटी खरगोश उसके पीछे भागते हुए आ रही है। रूह तो अर्नव को ढूंढते हुए थक गई थी। वो थोड़ी ऊंची जगह पे जाके अर्नव को देखने की सोचती है, क्योंकि उसे नीचे से तो डायनासोर दिखाई ही नहीं दे रहा था। अर्नव का भी काम खत्म हो जाता है और वो सबके पास जाने लगता है। अचानक वो बिल से बाहर आता है और रूह की नज़र उस पे गिरी। रूह उसको देख के भागते हुए उसके पास जाने लगती है। अर्नव जो उसको ऐसे भागते आते देख वहीं रुक गया था। वो सोच रहा था, ये लड़की कभी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकती? इसको ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे भी पीटी ऊषा की तरह बनना है। अब इसको कौन बताए कि रूह के दिल में उसको देख के ख्याल आता है, मैनू रब मिलिया, मैनू तू मिलिया। वो अपनी धुन में भागी आ रही थी कि उसका पैर स्लिप होता है और वो सीधा सीधा अर्नव के ऊपर गिर जाती है। अर्नव उसके इस तरह हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और संभल नहीं पाता और दोनों गिर जाते हैं। दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अर्नव का पूरा फेस रूह ने कवर कर लिया था अपने बालों से और उसके होंठों में भी अपना कब्जा कर लिया था। रूह की आंखें तो सिचुएशन देख के बाहर आने को हो गई थी, लेकिन अर्नव को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रूह जल्दी से अर्नव से दूर हो जाती है, लेकिन अर्नव को उसका दूर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर खींच लेता है और उसे पलट के उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। रूह उसको आंखें फाड़े देखने लगती है, क्योंकि आसपास खड़े लोग उसको ही देख रहे थे। उसमें सारे विदेशी थे, कुछ को छोड़ के, लेकिन रूह के लिए तो किसी का होना ही काफ़ी था। वो अर्नव को धक्का देने लगती है, जबकि अर्नव उसके हाथ ऊपर करके अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे लगा के और भी फैशन से उसे किस करने लगता है। उसने रूह को ऐसे जकड़ा था कि वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। रूह कुछ ही देर में कोशिश करना छोड़ देती है, क्योंकि इस पहाड़ को हिला पाना उसके बस में नहीं था। अर्नव काफ़ी देर तक उसे किस करता रहता है। थोड़ी देर में जब दोनों की सांसें उखड़ने सी लगती हैं तो वो उसे छोड़ देता है।
रूह का पूरा चेहरा एकदम से लाल पड़ चुका था। रूह अभी भी जमीन पे लेटे लेटे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आना उसके ऊपर से उड़ता है और उसे गोद में उठा लेता है। रूह उसको घूर के देखती है और उसकी बाहों में छटपटाने लगती है, लेकिन अर्नव को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका चेहरा अब भी एक्सप्रेशन लेस ही था। वो उसे लेकर बाहर जाने लगता है। उन दोनों को ऐसे जाते देख सब लोग ताड़ने लगते हैं। रूह के सबके ऐसे देखने में बहुत ही बड़ी शर्म सी आ रही थी और उसकी बातों का अर्नव पर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए वो अपना चेहरा छुपाने के लिए अर्नव के कोट का यूज करती है और उसके 56 इंच के सीने में अपना छोटू सा फेस छुपा लेती है। अर्नव कार के पास आता है और डोर ओपन करके रूह को उसमें बैठा देता है और खुद अमन को कुछ यस करके रूह को लेके निकल जाता है। रूह गुस्से से लाल पीली हुई उसको घूरे जा रही थी। उसका बस चलता तो उसको अभी मसाले दस्ते में कूट के उसकी चटनी बना लेती, लेकिन अर्नव महाराज ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर में उनकी कार एक बड़े से बंगलों के बाहर आके रुकती है। अर्नव बाहर जाके उसकी साइड का डोर ओपन करता है, लेकिन रूह गुस्से से बाहर ही नहीं आती है। अर्नव अपनी एक आईब्रो उठाता है और ओके बोल के उसको गोद में उठा लेता है। रूह जो कब से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, वो उसके सीने पे अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के बरसाने लगती है। लेकिन अर्नव तभी रुकता है जब वो घर के अंदर चला जाता है। हाल में बहुत सारे सर्वेंट उसको ऐसे देख रहे थे। अर्नव सब पे अपनी एक नज़र जलती हुई निगाहें डालता है और जोर से बोलता है, आउट। सब लोग उसकी दिल दहला देने वाली आवाज़ सुन के कुछ ही सेकंड में घर के बाहर बने आउट हाउस में चले जाते हैं। अर्नव रूह को उतार देता है और उसे देखते हुए बोलता है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को बनाओ। रूह जो पहले से ही चलती फिरती तो बनी हुई थी, तो हमला कर ही देती है और उसको उंगली दिखाते हुए बोलती है, क्यों बनाऊं मैं आपके लिए खाना? ठेका नहीं ले रखा मैंने आपका, कोई नौकर रही हूँ मैं आपकी, जिसको आप महीने की 4000 तनख्वाह देते हैं। आपने क्या मुझे गंगूबाई समझा है? जो कभी गंगूबाई खाना बना दो, गंगूबाई झाड़ू लगा दो, गंगूबाई पोंछा लगा दो, गंगूबाई ये, गंगूबाई वो, और आप खुद को समझते क्या हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की और गोद में उठा के लाने की? सब लोग कैसे घूर घूर कर देख रहे थे हमें, और ये लेके कहाँ आए हैं आप मुझे? एक बात आप अपने इन दोनों कानों के जंग लगे पर्दे खोल के सुन लीजिए। मैं आपके लिए कोई मेहनत नहीं करने वाली हूँ। आपको भूख लगी है तो खुद बना लीजिए। अर्नव जो कब से रूह के बकवास सुन रहा था, वो इससे ज़्यादा नहीं सुन पाता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। और वो रूह के हाथ को पकड़ के उसकी कमर में लगा के खुद से चिपका लेता है और बोलता है, मैं कुछ ही देर में फ्रेश होके आ रहा हूँ, तब तक खाना बन जाना चाहिए, वरना वो अपनी आधी अधूरी बात छोड़ देता है और ऊपर की ओर चला जाता है। रूह उसकी अधूरी बात सुन के अपने दिमाग के बेलगाम घोड़ों को दौड़ा के इतना ही सोच पाती है कि
अर्नव उसके भाई का इलाज नहीं करेगा। वो जल्दी से किचन में ढूंढने लगती है। जल्दी उसकी तलाश पूरी होती है और उसे किचन मिल जाता है। वो जल्दी से अर्नव के लिए खाना बनाने लगती है। वो सब्जियों को ऐसे काट रही थी मानो उसके हाथ में अर्नव की गर्दन हो और बोल रही हो, अब तेरा क्या होगा वे कालिया। और अर्नव उससे खुद को छोड़ देने की भीख मांग रहा हो, लेकिन रूह को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस इतना ही बोलती है, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब देखो तब मेरा खून पीते रहते हो, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आते हो। रूह ने सब्जियां का मर्डर कर दिया था और उसने कुछ ही देर में खाना भी बना दिया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी सातवें आसमान में था। अचानक उसके लाल टमाटर फेस में एक खुराफाती सी स्माइल आ जाती है। वो मिर्ची का डिब्बा उठा के सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है और सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अर्नव भी अब तक आ चुका था और वो बैठ जाता है। रोज को स्माइल करते हुए खाना सर्व करती है। अर्नव उसकी स्माइल देख के ही समझ गया था कि उसने कुछ तो किया है। वो खाने की एक बाइट लेता है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो जैसे तैसे वो निवाला अंदर करता है। उसको अभी रूह पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और रूह जाकर सीधे ही उसकी गोद में जा गिरती है। वो उसे कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही किस करने लगता है। कुछ देर में उसे मिर्ची लगना बंद होती है और वो फिर एक बाइट लेता है। फिर उसको मिर्ची लगी और फिर वो उसे किस करने लगा। ऐसे ही करके वो पूरा खाना खा लेता है। रूह तो मूर्ति की तरह वहीं जमी रह जाती है। उसका पासा उस पे ही भारी पड़ गया था। अर्नव खाने के बाद उसे छोड़ देता है और बोलता है, मैं किसी का हिसाब नहीं रखता, फिर चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो। आगे से मुझसे उलझने की सोचना भी मत, वरना आगे कुछ करने में भी मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। बस तुम अपना सोच लेना। भूख लगी हो तो खाना खा लो और जल्दी से बाहर आओ, हमें वापस भी जाना है। रूह को वहीं छोड़ के अर्नव जाने लगता है कि रूह गुस्से से सारी चम्मच उठा के उसके ऊपर फेंक देती है, लेकिन अर्नव झुक जाता है और उसे एक भी नहीं लगती। कुछ देर में वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सिद्धार्थ, अमन और निया पहुँचे थे। वो सब लोग एक साथ अंदर जाते हैं, जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है।